हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न। जितने भी 2011 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में प्रश्न ट्रेंड किया हुआ है, सब एक सेट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज का सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमारा 10 सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर आती है दोस्तों, और मैराथन क्लास भी चल रही है जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। क्या केवल संज्ञान और सीखने में गलत हो जाएगा? विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। देखिए यहाँ पे विशिष्ट क्षमताओं की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ दे रहे हैं। तीसरा देख रहे हैं, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास हो, सिर्फ और सिर्फ केवल भाषाई विकास की गति की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। ये जो संवेदनशील है, संवेदनशील का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामान्यतः संवेदनशील अवधि बाल विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। मारिया मॉन्टेसरी ने कौन मारिया मॉन्टेसरी ने संवेदनशील अवधि परिकल्पना का वर्णन करते हुए कहा है कि बच्चे कई संवेदनशील अवधियों से गुजरते हैं जिसके दौरान वे विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार की उत्तेजनाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि विकास सिर से पांव तक होता है, या विकास केंद्र से छोरों तक होता है, या विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, विकास सिर से पांव तक होता है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसी चलती है? तो लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद टांगों की गति पर। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, विकास सिर से पांव तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों जितने भी ये प्रश्न हम लेकर आए हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? तो शैशवावस्था, या प्रारंभिक बचपन में, या मध्य बचपन में, या किशोरा अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, किशोरा अवस्था में। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में अनुशासन, कल्पनात्मक, भावनात्मकता एवं सामाजिक नियंत्रण का भाव विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, किशोरा अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? क्या समायोजन कहा जाता है, या अनुकूलन कहा जाता है, या संगठन कहा जाता है, या परिपक्वता? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, संगठन कहा जाता है। स्कीमा क्या है दोस्तों? स्कीमा वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संगठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से इसमें से कौन बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से? तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर 3 संवेदी चालक अवस्था, या ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। जीन पियाजे ने 4
सिद्धांत दिए थे, मतलब 4 संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बचाए थे। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरा अमूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक होती है। जिन पियाजे की चारों की चारों अवस्था और जिन पियाजे की पूरी डिटेल में हम बता दिए हैं, जाकर मैराथन क्लास में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देख सकते हैं? क्या एक कोरी पट्टी के रूप में, या ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, या ज्ञान के निर्माण में सम्मिलित सक्रिय प्रणाली के रूप में, या लघु वयस्क के रूप में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, ज्ञान के निर्माण में सम्मिलित सक्रिय प्रणाली के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? देखिए पाठ मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, जो लेव वाइगोस्की ने दिए थे, उसी के बारे में जानना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, या ऑप्शन नंबर 2 प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या ऑप्शन नंबर 3 सकारात्मक पुनर्बलन, या ऑप्शन नंबर 4 सीखने का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने एक संप्रत्यय दिया जो स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसी को पार यानी प्रदान करना या इसी को सहारा देना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, देखिए किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? क्या लेव वाइगोस्की ने कहे थे, या जीन पियाजे ने कहे थे, या हार्वर्ड गार्डनर ने, या पावलोव ने? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, लेव वाइगोस्की ने। ये जो लेव वाइगोस्की है दोस्तों, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। और लेव वाइगोस्की बताए हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतः क्रिया करके सीखते हैं, और जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। जैविक परिपक्वता को महत्व सबसे ज्यादा जो दिए हैं तो जीन पियाजे ने दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा देखिए जहां पुरस्कार और दंड की बात की जाए तुरंत वो निगेटिव टैक्स वर्ड हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में बहुत अच्छी तरह से हम बताए हैं कौन पॉजिटिव वर्ड टैग वर्ड्स है और कौन निगेटिव टैग वर्ड। अगर संपूर्ण पैडागोजी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैराथन क्लास के नाम से बना दिए हैं, जाकर देख सकते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। जहां पुरस्कार की बात करें, जहां दंड और सजा की बात करें, तुरंत ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा क्या कह रहा है, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है। देखिए निर्देश बच्चे को नहीं दे सकता, कुछ हद तक मतलब उसके समस्त रूप से दे सकता है, बट यहाँ पे बात की गई है नोट्स याद करने के लिए। जहां रोट मेमोरीज की बात की जाए, जहां लर्न करने की बात की जाए यानी कि याद करने की बात की जाए, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। शिक्षक को देखिए यहाँ पे चुपचाप देखता है, यानी कि शिक्षक को निष्क्रिय रूप मान लिया गया। तो जहां भी निष्क्रिय की बात आ जाए तुरंत वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को भी सक्रिय रहना है और बालक को भी सक्रिय रहना है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं है। देखिए गोल्डन रूल में
प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? देखिए गोल्डन रूल में तो सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास में, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में, या सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास में, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो यहाँ पे गोल्डन रूल की बात कर रहा है तो यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की के पास हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब सामान्यतः देखा गया है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास चरण में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो 8 प्रकार के बुद्धि दिए हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से हम डिटेल में बताए हैं, एक बार जाकर देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? क्या व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, या व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, या मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, या कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है दोस्तों, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से पृथक होती है। पृथक होगी तभी तो, मतलब कि क्या है, हर एक व्यक्ति की, हर एक बालक की समान बुद्धि होगी? नहीं होगी। तो वही है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से पृथक होती है, साथ ही बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है? शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। देखिए संपूर्ण पैडागोजी में भी बताए हैं कि जहां मानकीकृत पाठ्यक्रम दिखे तुरंत वो तुरंत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम की बात कह रही है, तो अभिकथन पहला गलत हो गया। कारण आर क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए नजरअंदाज कभी भी नहीं करेंगे, यहाँ की ये भी गलत हो गया। तो यानी कि ए और आर दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का राइट आंसर मिल गया, ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है? लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना। देखिए तो यहाँ पे देखिए जेंडर भेदभाव की बात कर दी गई। मतलब कि पहले से लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां क्या है, कला भाषाओं में सही रहती हैं और गणित विज्ञान में कमजोर रहती है। तो यहाँ पे देखिए गणित विज्ञान हतोत्साहित कर रहा है, तो जेंडर भेदभाव की बात की रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर भेदभाव। क्योंकि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं एवं जेंडर भेदभाव से बचते हुए लड़कों और लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए, ना कि उन्हें भेदभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक, क्या सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार, देखिए यहाँ पे बात किया गया है भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, यानी कि भाषा विचार। तो भाषा विचार निर्धारित करती है, या विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, या भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। देखिए भाषा क्या है, जहाँ एक और भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, तो वहीं विचार क्या है, विचार एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में सदैव गतिशील रहती है। अब मान लीजिए किसी के बारे में सोचेंगे, चाहे कुछ भी तर्क वितर्क करेंगे, तो विचार ही तो है। तो विचार है तो आपके मस्तिष्क में गतिशील हो रही है, तभी तो विचार आ रहे हैं। तो वही है कि भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना तथा उसे सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है। देखिए स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया,
या मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों की भी तुलना। देखिए कभी भी छात्रों को तुलना की बात नहीं कहती है एनसीएफ 2005। जहां तुलना की बात की जाए तुरंत वो गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में हम बताए हैं दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है संपूर्ण पैडागोजी देखिएगा। आप लोग का 90% आप सीटेट का एग्जाम वहीं से खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी सत्य हो गया और डी क्या है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा, ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानवीय पाठ्यक्रम। देखिए ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा, विविधता का सम्मान। देखिए हम क्या बताएं, कभी भी दंड नहीं देना है। और जहां प्रतियोगिता की बात करें, परीक्षा फल की बात करें, रोजगार की बात करें, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जहां मानकीकृत की बात करें वो भी गलत हो जाएगा। ये सब एक एक टैग वर्ड्स हम संपूर्ण पैडागोजी में बताए हैं। आप लोग नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो विविधता का सम्मान ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में देखिए समावेशन जो होता है, क्या ये समावेशन होता क्या है? शिक्षा में समावेशन से आशय समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना से है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, या लेखन वैकल्य, या पठन वैकल्य, या दृष्टि क्षति। तो ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार पहला ऑप्शन हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? क्या बहुभाषावाद का, या अलगाववाद का, या नामीकरण का, या रूढ़िबद्धता का? देखिए जहां अलगाव की बात करें गलत, रूढ़िबद्धता गलत, नामकीकरण सब संपूर्ण गए हम संपूर्ण पैडागोजी में बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बहुभाषावाद का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से, किसके बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? क्या बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र, पठन में बिल्कुल चारों को चारों यहाँ पे जो बहु माध्यम के उपयोगी है वो क्या होंगे, बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले भी छात्र, पठन वैकल्य। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सारे के सारे सही जाएंगे, ए बी सी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? यहाँ पे सही युग्म खोजना है। गुणज वैकल्य, देखिए कैलकुलेटर के उपयोग पर रोक। देखिए गुणज वैकल्य में कठिनाई होती है तो कैलकुलेटर का उपयोग एनसीएफ 2005 रिकमेंड करती है छोटे बालकों के लिए। पठन वैकल्य, देखिए लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध लिखना। देखिए यहाँ पे लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध नहीं की बात की गई है। यहाँ पे पठन वैकल्य में अधिगम की यही है कि ग्रसित बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल जिसको दृश्य हानि है, देखने में कठिनाई है तो पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। स्वलीनता, दृश्य अधिभार बढ़ाना। देखिए स्वलीनता में दृश्य अधिभार बढ़ाना नहीं, इसको कम करने की बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? देखिए सक्रिय रूप से सुसाध्य करता है, सार्थक गतिविधियां समाज, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन निष्क्रिय निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो हमको निष्क्रिय देखिए निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा क्योंकि गलत का गलत पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, देखिए छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को से छात्रों के अधिगम को की संभावनाएं है। क्या टालने सुधारे,
या सुविधा देने बढ़ने, बिल्कुल यहाँ पे सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सुविधा देने और बढ़ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ में संबंधित होते हैं? बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होते हैं। देखिए दूसरा हम लोग गलत देख लेते हैं। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संबंधित, देखिए संबंधित नहीं है, गलत हो गया। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों के, देखिए अर्थहीन सबसे अच्छा, यही गलत हो गया। यांत्रिक गतिविधियों से, जहां यांत्रिक की बात की जाए तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित हो। देखिए अपरिचित है, तुरंत गलत हो गया। उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफी परे हो, यानी कि काफी परे हो, जितनी उसकी संज्ञानात्मक क्षमता है उतनी तो जानबे करेगा, तो काफी परे हो की बात कर दिया। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। पढ़ाए जाने से संबंधित होना चाहिए। अध्ययन के लिए किए जाने वाले विषय को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ते, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन विषय को सहजता से समझ सकेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, क्या छात्रों से वो, देखिए सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाती है? देखिए न्यूनतम भूमिका निभाएगी, तुरंत गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका, देखिए कोई भूमिका नहीं निभाएगी, गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः बालक संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति से संपन्न होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? छात्रों से बोर्ड पर लिखे सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। क्या आप छात्रों से कॉपी करने के लिए कहेंगे? गलत हो जाएगा। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछना, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रटने याद की बात कर रही है, गलत हो जाएगा। छात्रों के व्यवहार उद्दीपन प्रक्रिया संबंध द्वारा जोड़ने की बात कर रही है, गलत हो जाएगा। तो छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा ऑप्शन नीचे है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियां की पहचान का हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित कभी भी नहीं करना चाहिए, तुरंत गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में ये भी बताया है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नजर, देखिए उनकी जो गलतियां की गई है छात्रों के, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें संसाधन के रूप में लेना चाहिए, गलत कभी नहीं मानना चाहिए, नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, मजबूत की बात नहीं कर रहा है, जहां भ्रांति होगी तो भ्रांति ही मजबूत करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पार प्रदान कर, बिल्कुल पार प्रदान करना चाहिए, यानी कि सहायता प्रदान करनी चाहिए, स्कैफ फोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक पीड़ा का कारण बनेगा। ऑप्शन नंबर 2, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन सुधार होगा। ऑप्शन नंबर चौथा, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन में नकारात्मक, बिल्कुल नकारात्मक प्रदूषण रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि जिससे परिणाम स्वरूप छात्र परीक्षा में उतना अच्छा प्रदर्शन करने में
अक्षम होगा यानी कि सक्षम नहीं है, तो जितना कि वह सामान्य स्थिति में कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान है। देखिए जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। देखिए पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा, क्यूरोसिटी रहेगी तभी तो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। देखिए समकक्षियों की सराहना, अगर किसी बालक की आप सराहना कर रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा थोड़ी होगी, वो तो बाहर प्रेरणा हो गया। शिक्षक की प्रशंसा, यानी किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो भी बाहर की प्रेरणा हो जाएगा। मैच में अगर ट्रॉफी आपको दिया जा रहा है तो बाहर की प्रेरणा से तो आपको ट्रॉफी कुछ नहीं करे, इनाम मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो ये सब बाहर प्रेरणा प्रेरणा है। तो जैसे आपका भूख हुआ, प्यास हुआ, निद्रा, विश्राम, क्यूरोसिटी, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। देखिए सुसाध्य नहीं करेगा। छात्रों की शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने की, देखिए नोट से प्रतिलिपि बनाने की बात की गई, निगेटिव हो गया पहले ही, तो ये पहले ही गलत हो गया, और बाकी ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव, गलत का गलत पूछा है, यानी कि सुसाध्य नहीं करेगा, पहले ही गलत मिल गया, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।